एवं अनस्वीकार्य मु अनुरोध करुछि माननीय मंत्री महोदय को हमको आशीर्वाद देवा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। नई दिल्ली में पल्ली बाणी मिशन और मेरे मित्र रामचंद्र नाथ की प्रयासों से पिछले कई सालों से इस प्रकार के एक समारोह आयोजन किया जाता है। आज की समारोह में हमारे बीच में अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे देश के जाने माने सांस्कृतिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक व्यक्तित्व, अनेकों का प्रेरक परम आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज, मंच पे उपस्थित देश के एक जाने माने संपादिका एडिटर, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के ग्रुप एडिटर परम आदरणीय श्रीमती सांत्वना भट्टाचार्य जी, मेरे मित्र रामचंद्र नाथ जी, और जिन विभूतियों को आज इंडियन जर्नलिज्म अवार्ड से पल्ली वाणी की ओर से सम्मानित किया गया, ऐसे हमारे मित्र संजीव पालीवाल जी, प्रताप सोमवंशी जी, मित्र सौरभ द्विवेदी जी, उड़ीसा से आए हुए पत्रकार आदरणीय संग्राम कुमार सरंगी जी, सत्य सुंदर बारिक जी, रत्नाकर भोई जी तथा यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, सभी साथीगण और विशेष करके मीडिया के मित्रगण। सौरभ जी, आप रामचंद्र की बात को बुरा मत मानो। रामचंद्र ऐसा ही है, हमसे भी बात करता है तो 2 बार फाउल करेगा ही करेगा, और हम उसको इसीलिए आदर करते हैं कि वो अपने तरीके से बात को रख पाता है, एक अच्छा कार्यकर्ता है। और आपने सही भी कहा, सब लोगों के बारे में आकलन ऐसे नहीं करनी चाहिए। बाबा जी ने उसको थोड़ा और स्पष्ट किया है। मित्रों, मैं इस कार्यक्रम का एक प्रकार से आप सबको धन्यवाद देने यहाँ उपस्थित हूँ। बाबा जी ने सबके बारे में एक प्रोस्पेक्टिव के बारे में कहा है, और उसकी एक दूसरी दिशा में आज की कार्यक्रम का गरिमा सांत्वना जी ने बढ़ाई है। एक समाज की स्थिति के बारे में, परिवर्तन के बारे में, चेंज के बारे में, और एक अच्छे पत्रकार, अच्छे एडिटर के नाते उन्होंने उसको अपने तरीके से एनालाइज किया कि चेंज इज इनएविटेबल, रियली चेंज इज हैपनिंग, और नथिंग कैन बी, देयर इज नो चेंज। द कंक्लूजन some of his colleagues, he quotes, some of his colleagues said there can't be any change, it is a status quo, समाज ऐसे ही चलता है। ये दिखने का दृष्टिकोण है, दिखने का दृष्टिकोण है। इसलिए जिस उद्देश्य से रामचंद्र जी ने इस आयोजन को किया है, शायद मैं मानता हूँ ये सार्थक हुई है इस प्रकार की बौद्धिक चर्चा के लिए। और आपकी आज सैटरडे है, दिल्ली में एक शनिवार की पूर्वाह्न में इतने संख्या में सज्जन वृंद एकत्रित होना, ये अपने आप में रामचंद्र जी की मेहनत को स्वीकृति है। ये रामचंद्र जी की व्यक्तिगत मेहनत नहीं है, एक बौद्धिक चक्र में, एक इंटेलेक्चुअल बौद्धिक लोकतंत्र, ये बौद्धिक लोकतंत्र की मंच में सब लोग एकत्रित आए। आप सब लोग साधु बात, आप सबको धन्यवाद। मित्रों, मैं यहाँ आया हूँ, मेरा एक निहित स्वार्थ है। मेरा निहित स्वार्थ 2 है। मैं देश की शिक्षा विभाग के दायित्व में हूँ, मैं शिक्षा विभाग के दायित्व में हूँ, लेकिन मैं खुद को हर एक दिन एक विद्यार्थी के रूप में प्रतिपादित करता हूँ। मैं समाज में जाऊँ, समाज से कुछ सीखूँ, समाज क्या देखता है, समाज शिक्षा को कैसे आकलन करता है, शिक्षा के प्रति अपेक्षा क्या रखता है, आलोचना क्या करता है, सुझाव क्या देता है, इस सारे विषय को समाज में जाने से समझ में आती है। और मैं आप जैसे महानुभावों से मिलके, आज भी कुछ परामर्श मंच में बैठे हुए लोगों ने दिया, आप लोगों से मिलने के कारण हमको भी कुछ अनुभव हुआ। निश्चित रूप में ये मेरे लिए एक स्वार्थ का विषय था, मैं समाज दर्शन करूं, मैं आपके पास इसीलिए आया हूं। और दूसरा मेरा स्वार्थ है कि रामचंद्र जिस कॉज पे लगे हैं, रामचंद्र कोई बहुत बड़े आकर्षक व्यक्तित्व नहीं है चेहरे से, लेकिन विचार से बहुत आकर्षक व्यक्तित्व है। मेरे रामचंद्र से परिचय कैसे हुआ? मैं 2004 में पहली बार लोकसभा में आया। जब लोकसभा में आया, लोकसभा में हम लोग अपने यहाँ खुद को जमाने के लिए कई प्रकार के विषय में परिचय होना चाहते हैं।
तो उन दिनों में मेरे पास एक इससे भी था, तो इतना ही दुबला होऊंगा और उससे पतला क्या होंगे, उतने से ही थे शायद। एक दिन, और रामचंद्र स्वभाव से संकोची है, ये आए मेरे पास कि साहब उड़िया भाषा को सांस्कृतिक भाषा का मान्यता देने की लड़ाई लड़नी चाहिए और आप लोग एमपी होके आए हो, इसके बारे में सोचो। तो थोड़ा मेरा रुचि है, साहित्य, संस्कृति, ये सारा विषय मेरे कला, और मैं उड़ीसा का हूँ, उड़ीसा उससे भरपूर है, मेरा रुचि था थोड़ा। मैंने रामचंद्र जी से, तब तक मेरे को क्लासिकल लैंग्वेज और सामान्य लैंग्वेज की फर्क क्या बहुत स्पष्टता नहीं थी। तब रामचंद्र जी ने मेरा पहला क्लास लिया था कि क्लासिकल लैंग्वेज में क्या क्या फीचर होगी, उसमें से क्या, हमारी भाषा सिर्फ साहित्य नहीं है, ये भाषा एक विज्ञान है, इसकी गहराई कितना है, इसको कितने लोग बोलते हैं, इसको हमारी व्यवस्था में तब तक कुछ भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज की मान्यता मिली थी। उस लड़ाई की पहला मेरा प्रवर्तक थे मित्र रामचंद्र नाथ जी। में 4 से हम लोगों ने, उसके पहले भी लड़ते होंगे, 2004 से मैं उससे घुसा हूं। 2014 में मार्च महीने में तत्कालीन सरकार ने उड़िया भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज की मान्यता दी है। अनेक लोग उसकी श्रेय लेते हैं, श्रेय लेना भी चाहिए, उसमें अनेक लोगों की भूमिका रही है, अनेक लोगों की भूमिका रही है, सबने उसकी श्रेय लेनी ही चाहिए। लेकिन मेरे दृष्टि से अगर इसको निरंतर राष्ट्रीय राजधानी में किसी ने उसको उस ओलंपिक की रिले रेस की बैटन को एक हाथ से दूसरे हाथ तक थमाते गया, उसके नाम है रामचंद्र नाथ। और आज इसकी बात मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि 2036 में उड़ीसा पहला भाषा आधारित राज्य बना। भारत की आज की जो स्वरूप है उसमें भाषा आधारित राज्य आजादी के उपरांत नीति बनी। दक्षिण की राज्य अलग अलग हुए, आंध्र और तेलंगाना हुआ है, पहले मद्रास प्रोविंस का हिस्सा था वो अलग हुए, मुंबई प्रोविंस था उसमें बाद में गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात अलग हुआ, पंजाब विभाजन हुआ, फिर आजादी के उपरांत हरियाणा बना, हिमाचल बना, पंजाबी भाषा भाषी लोग अलग राज्य बने। ये देश में नीति बनी। इस नीति की पहला प्रयोग 1936 में उड़ीसा में हुई थी। अंग्रेजों ने किया था, कोई प्रेम से नहीं किया था। हमारी भाषा की उत्कृष्टता, हमारी भाषा की गहराई और हमारी समाज में उतना ही उत्कंठा और व्यग्रता और आंदोलन के कारण हमको 1936 में पहला भाषा आधारित राज्य का मान्यता मिला, जिसकी और 11 साल के बाद शताब्दी हम लोग बनाएंगे। और उस समय में आज पल्ली बानी, हम सबको उस शताब्दी को मनाने के लिए अपना अपना तरीका हमने ढूंढा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 में आजादी की शताब्दी मनाने की देशवासियों को आह्वान किया है। मैं कभी कभी शिक्षा विभाग में, कभी मेरे मित्रों को मैं पूछता हूं कि भाई इसके लिए हमको विषयों को समझाने की दायित्व तो शिक्षा विभाग की है, हमें उसको सरलीकरण करना चाहिए, उसको डीकोड करनी चाहिए, उसको सिंप्लीफाई करनी चाहिए। शताब्दी विकसित भारत होगा तो क्या होगा, मेरे भूमिका क्या है। ऐसे गुड़िया के नाते मेरे मन में आता है कि हम भाषा आधारित राज्य का 100 साल मनाएंगे तो मेरे भूमिका क्या है। रामचंद्र नाथ जो प्रयोग कर रहा है हम सबको अपने भूमिका के बारे में अवगत कराने के लिए एक अवसर देता है। आज जैसे जिन 3 महानुभवों को राष्ट्रीय स्तर में पहली बार मैं रामचंद्र जी को बधाई देता हूं, उन्होंने हिम्मत करके भारतीय सांबादिकता मैंने इंडियन जर्नलिज्म अवार्ड, इसको एक सर्वभारतीय रूप दिया। मैं जिन 3 महानुभवों को इस बार सच में रामचंद्र जी की द्वारा प्रयास से जो जूरी बने थे, जूरियों की ओर से जिन तीनों को सम्मानित किया गया, शायद उनकी कैरियर में ये सम्मान शायद छोटा सा हो। सब बड़े बड़े अपने अपने कामों में बड़े बड़े व्यक्तित्व है, मूर्धन्य व्यक्तित्व है, अपने आप में सबकी पहचान है, नाम है, तीनों का नाम एक से बढ़कर एक है। लेकिन मैं आप तीनों को सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं उड़ीसा की ओर से। आपने हमारी राज्य की, मैंने कहा रामचंद्र एक प्रतिनिधि है हमारी 4.5 करोड़ उड़िया लोगों की। उस 4.5 करोड़ भाषा भित्तिक राज्य का हम पहला राज्य है। एक भाषा आधारित राज्य का भी एक मन होता है, उस मन को आपने आज सम्मानित किया, मन को छुआ, इसलिए आपको आज हमने चयन किया। हम तीनों के काम अपने आप में हंसते हैं। मैं उनको वर्णन करना, मैं सूरज को
दिया दिखाने समान होगा। आप सब में अपने आप में एक एक बड़ी बड़ी लकीर खींचे हो। और यहाँ भी थोड़ा उस प्रकार की मिजाज भी दिखने को मिला। पालीवाल जी ने कहा कि मैं कहूँ क्या, रामचंद्र जी उनको पटा लिया कि मत कहो। तो फिर सौरभ जी अपने आप, सौरभ जी छोड़ें कैसे? सौरभ जी अपना एक ब्रांड देश में बनाई है, वो अपना बातों को बड़े स्पष्ट, मैं सौरभ जी का बड़ा हाँ, फैन से थोड़ा और भी कुछ आधा हो जाएगा तो लगा सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ इन दिनों में, हमने कहा है कि एनईपी में मातृभाषा आधारित शिक्षा करना, और मैं बड़ा स्पष्ट हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा जिसको भारतीय भाषा में हम उसको सब कहे, इंग्लिश कहना पड़ता है। हाँ, प्रशंसक, ठीक बात कहा आपने, प्रशंसक है। मैं सौरभ जी का इसीलिए प्रशंसक हूँ कि जब हमने ये जो सोशल मीडिया का इमरजेंस हुआ, जिसको बाबा जी ने उल्लेख भी किया, उस सोशल मीडिया का इमरजेंस, और संतना जी जब उनको अवार्ड दिया जाता था, वो कह रहे थे सबको एक एक क्या उपमा उनको लगा रहे थे कि दीज आर द न्यू मीडिया, दे द न्यू मीडिया। ये सब लोग उसमें सच में भारत में हम लोग यूनिवर्सिटी में थे तब गल्फ वार हुआ था। गल्फ वार में और उसके पहले थोड़ा ये बाद में जो प्राइवेट टीवी चैनल की उत्पत्ति शायद आज तक से शुरू हुई। नहीं, वो जो शो बना नहीं होगा, टीवीआई होगा, नहीं ना दूरदर्शन में आज तक उसको उनको बोलने वाले थे शायद एसपी सिंह जी, जो तब तक टीवी जर्नलिज्म की बहुत कल्पना ही नहीं थी। हम लोग शायद होगा 80 दशक की बात, नहीं अर्ली 90s। हम यूनिवर्सिटी में, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी में हम गल्फ नहीं ना, वो 96 में, उस समय में इस प्रकार की जो अग्रेसिव एंकरिंग, टीवी जर्नलिज्म की जो अग्रेसिव एंकरिंग शुरू हुई 90 दशक की अंत में, माने 20वीं सदी छोड़ रहा था तब उसमें से उसका शुरू हुआ। 21वीं सदी में ये आगे बढ़ते गया। जैसे स्वामी जी ने कहा कि हर एक व्यक्ति अपने आप में एक एंकर है। उस एंकरिज्म को भारत में किसी ने अभी समय में भारतीय भाषा आधारित एक आत्मविश्वास के साथ बनाया, तो उसके नाम है सौरभ द्विवेदी। इसलिए मैं उसका प्रशंसक हूँ। बहुत समय में कोई पत्रकार को कोई हमें, जैसे मैंने कहा कि रामचंद्र ऐसे करते रहता है, रामचंद्र जब मेरे से पिछले 20 साल से जुड़े, हमको भी 4 बार आलोचना किए होंगे, फिर भी मैं रामचंद्र जी को आदर करता हूँ। रामचंद्र जी की निष्ठा उस विषय के साथ जुड़ा रहता है, एक बड़े उद्देश्य के साथ जुड़ा रहता है, और हम तो पात्र ही है। ऐसा तो हम भगवान है ही नहीं कि सभी ने लोगों ने हमारी प्रशंसा करनी चाहिए। हम मनुष्य है, प्रजातंत्र में है, प्रजातंत्र में सबके अधिकार है, और मैं तो प्रजातंत्र के एक प्रैक्टिशनर के नाते, अनुयायी के नाते मैं कोशिश करता हूं मेरे कान सदैव खुले रहे कि समाज के आम नागरिक को मेरे कोई पकड़ पाए, कि मैं इतना ऊंचा ना हो जाऊं कि नागरिक मेरे कान ना पकड़ पाए, तब जाके मैं प्रतिनिधित्व उनको कर पाऊं, उनको मैं नुमाइंदगी कर पाऊं। मित्रों, आप तीनों का आपको देश जानता है, लेकिन जिन 3 लोगों को आज रामचंद्र जी ने उड़ीसा से, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि मेरा जूरी कौन थे, जूरी अच्छे होंगे, नहीं तो मैं इन तीनों को जानता हूं। इन तीनों को उन्होंने आज सम्मान किया, संग्राम केसरी जी को, सत्य सुंदर बारिक जी को और रत्नाकर भोई जी को। मैं सत्य सुंदर जी के बारे में बोलना चाहूँगा, बाकी 2 के बारे में थोड़ा मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा। एक तो मैं धन्यवाद दूंगा रामचंद्र जी को, आपने रत्नाकर भोई जी को आपने चुना। रत्नाकर भोई जी, शायद हम पिछले चुनाव के बाद मिले ही नहीं ना, वो आपका कार्यक्रम में मैं साल भर पहले गया तो उस दिन थे आप। ऐसा ना हो कि रामचंद्र मेरे कहने पे हमको चुना। मैं जहाँ से आता हूँ, मैं जिस लोकसभा को प्रतिनिधित्व करता हूँ, उस लोकसभा के एक प्रमुख और मुखर पत्रकार हैं, इनकी समाज में सम्मान है। मैं उनको यहाँ आज पाके मेरे को आपने एक प्रकार से सम्मानित किया, ऐसे मैं महसूस करता हूँ। और मैं एक उड़ीसा की एक टीवी चैनल के साथ अप्रत्यक्ष रूप में भी जुड़ा हूँ। उस टीवी चैनल की जो पॉडकास्ट की एडिटर है, एक डिजिटल के एडिटर है, वो है संग्राम केसरी सारंगी जी। इसलिए इन दोनों के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, दोनों अच्छे लोग हैं। लेकिन एक के बारे में मैं कहूँगा,
सत्य सुंदर बारिक के बारे में। मित्रों, आप बहुत लोग आप उड़ीसा के हों और उड़ीसा के बाहर के हों। एक प्रश्न 2000 मैं बाबा राजनीतिक आदमी हूं, जानते हो ना जी, थोड़ा तो राजनीति करूंगा ही आपके सामने। और 2019 के बाद एक प्रश्न चुनाव हो गया। एक प्रश्न दिल्ली में पत्रकारों में, कुछ ओपिनियन मेकर में और पार्टियों में ये लग रहा था कि भाई इस बार नवीन पटनायक जी तो एक बहुत बड़े व्यक्तित्व है, ये शायद अपराजय है, अजात शत्रु है, उनको कोई चुनाव में पराजित नहीं कर पाएगा। अच्छा, बात भी सही थी, 4 बार 5 बार वो चुन चुके थे। हम कैसे कहें कि नहीं वो झरातल में क्या है, हमको कहने का भी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन हम अपना समीक्षा पे स्पष्ट थे, लोग साथ में नहीं है, कायदे से उसकी बारे में अगर मूवमेंट किया जाए तो इनको प्रजा अपना मत बताएगी, हमारी विश्वास था। हम उस काम पे लगे थे, प्रतिद्वंदी के नाते उस काम पे लगे थे। उस समय वो जो संघर्ष हुई 5 साल में, ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारे रत्नाकर और संग्राम जी ने उसमें मदद नहीं की, लेकिन उड़ीसा में गिने चुने पत्रकार अगर निष्पक्षता के साथ, न्यूट्रलिटी के साथ अपने मत को दिल्ली तक पहुंचाते थे। मेरे सम्मान इसीलिए बारिक जी के प्रति है, सत्य सुंदर बारिक उसमें से एक है। मानविक इशू, पलायन हो रहा है, बच्चों की सेहत ठीक नहीं है, अर्थनीति की दिशा स्पष्ट नहीं है, कोई सनसनी न्यूज में नहीं जाते थे। मैं हिंदू को दिल्ली में बैठ के डिजिटल एडिशन रोज पढ़ता था और सत्य सुंदर बारिक की बातों को पढ़ के, विषयों को पढ़ के मैं मेरे मन को मजबूत करता था कि शायद मेरे सोच सही है। किसी ने तो ठीक लिखा, उसमें हमको आलोचना भी करते थे। और संजोग मैं जब चुनाव लड़ रहा था वो मेरे पास भी आए थे। चुनाव लड़ने में हम दोनों एक साथ गाड़ी में हमारा एक इंटरव्यू करने के लिए गए थे। तब भी अच्छा पत्रकार है, इसे तो मेरे कोई तो प्रचारक तो नहीं थे कि मेरे बात को अच्छा कहने के लिए आए थे। मेरे को भी तीखा प्रश्न पूछ रहे थे, मेरे बातों को परख रहे थे, मेरे को क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे। तब भी उसमें से वो मेरे को क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने उनको भी क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था। मेरे को जो आत्मविश्वास लेना था, क्या सच में हम जो मुहिम चला रहे हैं उसमें से हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, मैं उनसे तो निकाल चुका था। वो मेरे से जो निकालना चाहिए थे वो निकाल चुके थे, मैं भी उनकी बातों से निकाल चुका था कि समाज में परिवर्तन होगा। मित्रों, जिन तीनों को आपने, संग्राम, सत्य सुंदर और रत्नाकर जी, तीनों ने उड़िया लोगों की अपने अपने परिधि में, अपने अपने इलाका में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में उड़िया लोगों की आवाज को राज्य और देश में मुखर करने के उन्होंने काम किया है। मैं आपको बधाई देता हूं तीनों को चयन करने के लिए। और अंत में एक बात कहूं, सांत्वना जी और बाबा रामदेव जी हम लोगों के, यानी रामचंद्र जी की निमंत्रण को रक्षा करके एक समाज के एक परिचय की आवश्यकता होती है। उड़िया समाज में सबसे बड़ा परिचय महाप्रभु जगन्नाथ है। इसमें कोई परिचय क्या, हम कॉम्प्लेक्स में नहीं रहते। लेकिन कॉन्टेम्पररी समाज में हमारी अपेक्षा रहती है कि मेरे समाज की गहराई के बारे में, मेरे समाज की सोच के बारे में, मेरे समाज की व्यापकता के बारे में, समाज की संभ्रांत आके नजदीक से देखे। इसीलिए मैं आप दोनों के प्रति परम आभार प्रकट करता हूं कि आप बाबा रामदेव जी, आप एक वैश्विक व्यक्तित्व हो, आप एक दार्शनिक हो, और सांत्वना जी आप देश की एक जाने माने पत्रकार हो। आपने आपकी बचपन की स्मृति कहा उड़ीसा के साथ। एक तो ऐसा हम एक ही प्रांतक हैं, बंगाल उड़ीसा एक ही प्रांतक कभी समय में था। सांस्कृतिक दृष्टि से हम लोग एक ही प्रकार के लोग हैं। बाबा के सामने मैं नहीं कहूँगा हम दोनों इकट्ठा मछली खाते हैं, बंगाल उड़िया लोग। बाबा हम मछली खाने वाले लोग हैं और हम लोग, आप दोनों हमारी मंच पे आके उड़ीसा के दोनों है, वहाँ निरामिष भी है सामिष भी है। हम बाद में हम लोग को निरामिष हो ही जाते हैं। उड़िया आदमी एक समय के बाद निरामिष हो ही जाता है। लेकिन छनापुड़ा भी हमारा है, रसगुल्ला देखो मैं वही चाहता था, दिल्ली में रसगुल्ला के बारे में, छनापुड़ों के बारे में, पूरी के बारे में। पका हुआ जो रसगुल्ला वो यहाँ नहीं मिलता। लेंगे बाबा आपके लिए अगले बार लेके आएंगे। मैं बिल्कुल हरिद्वार पका हुआ रसगुल्ला के बारे में आपने कहा। देखो यही सब विषय, सब समय राजनीति नहीं होनी चाहिए, सब समय मारा पीट की बात नहीं होनी चाहिए, सब समय तू मैं होनी चाहिए। आलोचना होनी चाहिए रसगुल्ला के बारे में, आलोचना होनी चाहिए छनापुड़ों के बारे में,
और आलोचना होनी चाहिए रसगुल्ला की, यानी फिर बंगाल के उड़ीसा को विवाद में वो हम आगे जा चुके हैं। उसमें वो डिबेट नहीं, वो सांत्वना जी ललकार रहे हैं, वो सौरभ जी को कभी रेफरी बनाएंगे, सौरभ जी को कभी रेफरी बनाएंगे, रसगुल्ला किसका है। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। आज तो मैं उड़ीसा को जब हम और 11 साल के बाद मेरे समाज जब भाषा आधारित राज्य का शताब्दी मना रहा होगा, मेरे समाज की समृद्धि, मेरे समाज की गहराई, मेरे समाज की व्यापकता, मेरे समाज की आध्यात्मिकता, इसी विषय में राष्ट्रीय राजधानी में इस प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा हो, आलोचना हो। मैं आप 6 को जो सम्मानित आप लोगों को किया गया, मैं थोड़ा आपको निवेदन करूंगा, कम से कम आने वाले महीने 2 महीने में उड़ीसा की गैर राजनीतिक, उड़ीसा की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में मेरे इन दिनों में एक प्रिय विषय बना है। मैं उसको बड़े नम्रता के साथ रखना चाहता हूं। मैं आपके सामने, इस प्रबुद्ध जन के सामने और आप लोगों के सामने, 6 लोगों के सामने एक विषय को रखना चाहता हूं। बाबा और सांत्वना जी, उड़ीसा की, आधुनिक उड़ीसा की परिचय सम्राट खारवेल से होती है। मैं जब आधुनिक उड़ीसा कहता हूं, पिछले 2,500-3 हजार साल की कहानी में आपके सामने रखना चाहता हूं। कलिंग युद्ध उड़ीसा के बारे में परिचय के साथ जुड़ा हुआ है। कलिंग युद्ध में 2 घटना हुआ था। मगध की सम्राट अशोका कलिंग के ऊपर आक्रमण किए थे 2 कारण से। लोक कथा में यह हमको परिचय मिलता है, आक्रमण किए थे हाथी के लिए। आज बीते दिन के हाथी आज की राफेल के समान है। उन दिनों में राजाओं के पास हाथी जितना होता था, सैन्य शक्ति उतना बड़ा माना जाता था। उड़ीसा की इलाका से हाथी मगध को जाता था। उड़ीसा के नागरिकों ने, उड़ीसा के उस समाज ने हाथी लेन देन में विवाद हुई। मगध के साथ कुछ मूल्य में आनाकानी हुई होगी, हाथी देने में हमारे हाथी की सप्लाई चेन बंद हो गई। दूसरी लड़ाई हुई थी तारीफ को लेके। आज भी हम 2025 में तारीफ को लेके चर्चा कर रहे हैं। मगध की नौ वाणिज्य, मगध की मैरीटाइम ट्रेड उड़ीसा से ही होता था। जो आज पारादीप है, आज जो धामरा है, जो गोपालपुर पोर्ट है या सुवर्ण रेखा पोर्ट, ये सब इलाका से ही दुनिया को वाणिज्य जाते थे व्यवसाय करने के लिए। तारीफ की झगड़ा हुई थी। हाथी और तारीफ की झगड़े में मगध की लड़ाई हुई। यह कहा जाता है कि सम्राट अशोका वहां चंडाशोक से धर्माशोक बने। यह इतिहास में कहीं नहीं लिखा है कि अशोक कलिंग को जय किए। यह कहा गया है कि 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई, सैनिकों की। 1.5 लाख लोग बंदी हुए। सौरभ जी गवेषणा की, रिसर्च की विषय है। मैं बहुत साहित्य पढ़ता हूं, कहीं नहीं लिखा है कि अशोक का जय हुए, अशोका धर्माशोक हुए। मन परिवर्तन किए, बुद्ध के शरण में गए। बुद्धिज्म उड़ीसा से ही दुनिया में गया है। भारत की विचार करके उड़ीसा से ही बुद्धिज्म दुनिया में गया। पूरा साउथ ईस्ट एशिया से लेके यूरोप तक जो आज बुद्धिज्म पहुंचा, उसकी जाने की रूट विश्व में उड़ीसा ही था। आंध्र और उड़ीसा माने जो हल्दिया मिदनापुर जिले से लेके विशाखापट्टनम के उपांत तक, ये जो कलिंग की उस समय की इलाका था, उस इलाका से ही बुद्धिज्म बाहर किया। लेकिन आज भी उड़ीसा में उस समय में राजा कौन थे? उस समय राजा नहीं थे, या अनंत बर्मन राजा थे, इस प्रकार की कुछ साहित्य में मिलता है। ये भी रिसर्च के विषय अरविंद जी, संग्राम जी, आप जैसे मित्रों की दायित्व है कि भाई इसमें राजा, जो लोक कथा का विश्वासी अनुमान है, वहां एक सामूहिक नेतृत्व था, यानी गणतंत्र था। 3000 साल पहले मेरे वहां गणतंत्र था। मैं 1 लाख लोगों की बलिदान दिया, लेकिन युद्ध छोड़ा नहीं। मैं 1.5 लाख लोगों की मेरे समाज में बंदी हुई, तब भी मेरे समाज लड़ते रहा। और मेरे समाज पराजय हुए कोई प्रमाण नहीं है। पराजय होता तो शायद मैं 50,000 में भी पराजय हो जाता, छोड़ देता। जिसकी पुनर्निर्माण उड़ीसा के किया सम्राट खारवेल ने। गंगा से गोदावरी तक साम्राज्य बनाया। कम से कम आप 6 लोग इसके बारे में अच्छे 6 स्टोरी लिखो। मैं गलत हूं ये मेरे को प्रमाणित करो कि शायद धर्मेंद्र प्रधान की उक्ति में शायद ये संशोधन की आवश्यकता है। सौरभ जी, मैं उसको मंजूर करता हूं। लेकिन उड़ीसा के बारे में राष्ट्रीय राजधानी में जातीय पर्सपेक्टिव में चर्चा हो, तब जाके हम सब उड़िया लोग उसको ऐसे, मेरा भूमिका क्या है? आप सब आजकल चैट जीपीटी
या एआई यूज करते हो कि नहीं करते हो? जितने ओडिया लोग हैं सबकी दायित्व है रोज कम से कम 4 आपके मन में जो प्रश्न आता है उड़ीसा के बारे में। अभी सांत्वना जी कह रहे थे कि चैट जीपीटी से भी हम, एआई से भी हम थ्रेटेंड है। मैं सांत्वना जी, मैं बहुत सोच के कह रहा हूं, मेरे को कभी ये एआई डराता नहीं। वेस्टर्न डर रहे हैं एआई को लेके, उनको लग रहा है कि हमारे नौकरी चला जाएगा। वो एक शेर है, शायद हमको खाएगा। मेरे को पूरा विश्वास है भारत के लोग उस शेर को सवार करेंगे, हम उस पर बैठेंगे। पर एआई फाइनली, एआई अंततः एआई किसकी उत्तर देता है? बड़ा बिग डाटा एनालिटिक्स करता है, लेकिन किसकी डाटा करता है? जो है उसी का तो करता है ना। हम डाटा बनाने वाले लोग हैं, मनुष्य डाटा बनाता है, उस डाटा को एआई बिग एनालिटिक्स करके आपको स्थापित करता है। इसलिए आप उड़िया लोग एआई को डेली पूछो, कपिलेंद्र देव कौन थे, भक्त सालवेग कौन था, चांदीपुर में क्या हो रहा है, आज देवमाली में बढ़िया टूरिस्ट पॉइंट है कि नहीं है, देवरीगढ़ में क्या है, भितरकनिका में क्या है, ऑलिव रिडल क्या कर, अभी का विषय में कह रहा हूं, सिर्फ इतिहास से नहीं होगा। आज उड़ीसा की योगदान, भारत की अगर बिजली चलती है तो उड़ीसा की कोयले से चलती है। उसको पूछो आईआई को, हमारी डाटा प्रॉम्प्टिंग करोगे तो टोकन बन के वो अपना रिपोजिटरी में रहेगा, तब उड़ीसा की ब्रांड डेवलप होगा। हमें उड़ीसा के ब्रांड को डेवलप करनी है, हमें उड़ीसा को भारत की चित्र में, विश्व की चित्र में लाना है। इसलिए मेरे भी एक भूमिका है। मैं रामचंद्र जैसे व्यक्तित्व से प्रेरित होता हूं। एक रामचंद्र ने हम सबको इकट्ठा करके आज इतने महानुभवों को अवार्ड दिया, इतने महानुभवों को अतिथि करके बुलाया। हम एक व्यक्ति चाहे तो पंगु लंघे ते गिरी, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। हम सब पंगु नहीं है, हम सब अपने मानसिक पंगुत्व से निकल के हम अपने अपने हिस्से की करें, हमारी समाज, हमारी देश, हमारा सभ्यता को आगे बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद।